बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खबर देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको खबरें दूंगा। खबरें आज काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है। आपने वहां पर एक शोक का समा देखा होगा, और शोक का समा क्या है कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से खिताब कर रहे थे और अब भी शायद कर रहे हूं। तो उन्होंने आज एक वक्त में दो किरदार अदा करने की कोशिश की। वो अपनी तरफ से हैं तो वजीर आजम, लेकिन साथ ही वो अपोजिशन लीडर बनने की भी कोशिश कर रहे थे। तकरीर लग रहा था जैसे अपोजिशन लीडर कर रहा है किसी और के खिलाफ, इदारों के ऊपर हमले, नैब के ऊपर हमले, अदलिया के ऊपर हमले। लेकिन इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि तारीख में पहली बार पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ है कि कौमी असम्बली पूरे के पूरे जो अरकान हैं वो सिर्फ हुकूमत के अरकान के ऊपर मुश्तमिल है। इस कौमी असम्बली के अंदर सिवाय जमात इस्लामी के एक रहनुमा के कोई अपोजिशन का नुमाइंदा मौजूद नहीं है। तो अगर राजा रियाज ने नून लीग का टिकट लेना है तो उसका मतलब यह हुआ कि नून लीग के पास कौमी असम्बली के अंदर वजीर आजम का ओहदा भी है और अपोजिशन लीडर का ओहदा भी है। तो ठीक है, उनकी चॉइस है, जब वो चाहे कौमी असम्बली में कायदे इस इख्तलाफ बन जाए, जब चाहे वजीर आजम बन जाए। उसके बाद वो सवाल करते हुए नजर आए आज। एक तो इनके चेहरे इतने क्यों लटके हुए हैं? अभी तो आपके हाथ से सिर्फ पंजाब की हुकूमत गई है, विफाक वाली हुकूमत जाने की बातें मैं आपको बता देता हूं कि खेल वो शुरू हो चुका है। अब इनका वहां पे काम बिल्कुल इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ खुद आज नाअहली की दरखास्त आ गई है। अब वो सवाल ही कर रहे थे, मैं पूछना ये चाहता हूं कि पिछले 75 सालों में ये कौम पीछे क्यों रह गई है? सवाल बड़ा जायज है, लेकिन ये सवाल पूछा उनको बजाय कौमी असम्बली में जनाब स्पीकर कह के सवाल करते, वो एक कॉल मिलाते अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को और उनसे पूछते कि नवाज शरीफ साहब, आप 3 बार वजीर आजम रहे, ये मुल्क पीछे क्यों रह गया है? उसके बाद वो दूसरी कॉल जो है आजकल अपने सियासी कायद करते जरदारी साहब को और उनसे पूछते, जरदारी साहब ये आप मुसलसल, बीबी साहिबा जो हैं वो भी वजीर आजम रही, गिलानी साहब वजीर आजम रहे, भुट्टो साहब वजीर आजम रहे, ये मुल्क पीछे कैसे रह गया है? दीगर कौमें कैसे आगे लगे? तो मेरा ख्याल यह है कि इस सवाल का जवाब उन्हें मिल जाता और ये जो लटके हुए चेहरे हैं इनके ऊपर आ जाता है। अब दूसरी बात ये जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ को 2017 से अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया। तो उस वक्त हुआ क्या, इन्होंने जीटी रोड मार्च किया जिसके अंदर बार बार मियां साहब बड़े जज्बाती होके एक रंजीदा सी आवाज के साथ ये पूछते थे, मुझे क्यों निकाला? अच्छा, ये पहले बड़ों का मसला था, अब इन्होंने अदलिया के कल के फैसले के बाद इनके घर के छोटे भी अब कह सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला। हमजा शहबाज शरीफ जो है, तो मुझे क्यों निकाला बड़े से नून लीग को छोटे साशे के अंदर भी अवेलेबल है और परेशानी उनकी हमें समझ आती है। बड़के बेचारे बहुत मार रहे हैं, लेकिन बड़कों की समझ नहीं आ रही किस तरह से। अब ये देखिए कि आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं और समरी के ऊपर काम शुरू कर दिया। उसके थोड़ी ही देर के बाद विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारिड़ आए हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, वो बस इस तरह ही हुआ, इस तरह से मशरूत है, तो हम कोई गवर्नर राज जो है वो इस वक्त नहीं लगाने जा रहे। और उसके बाद जरा एक और खबर सुनिए कि इन्होंने विफाकी काबीना ने आज किया क्या है कि DGFIA जो राय ताहिर हैं उनको हटा के मोहसिन भट्ट को तैनात किया। मैं आपको पहले ही बताता हूं कि पॉइंट इन्होंने किया क्यों था और हटाया क्यों, और ये राय ताहिर हैं कौन। राय ताहिर इस CTD पंजाब के अंदर थे और जब साहिवाल वाला वाकया हुआ तो उन्हें हटाया गया। उसके बाद YG बलोचिस्तान के तौर पे भी काम करते रहे। तो आज से 3 महीने पहले, ये शहबाज शरीफ के बड़े फेवरेट ऑफिसर हैं, इनको 3 महीने पहले बलोचिस्तान से उठा के आपने यहां पे DGFIA लगा दिया। और DGFIA लगाने के बाद उन्हें यह कहा गया कि आप 30-40 अरब रुपए का केस जो है वो बना दें इमरान खान के ऊपर, और वो केस था तोशा खाना वाला। अब तोशा खाना के अंदर जान नहीं है और फिर इस हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जिसको 3 महीने पहले आपने DGFIA लगाया, आज वो कौमी असम्बली की तकरीर के दौरान बशीर मेमन का बड़ा जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाए, तो उस DGFIA को आज हटा दिया है इन्होंने, नून लीग वालों ने, और 3 महीने के बाद नया DGFIA लगाया है। अब इस सवाल का जवाब किसी के पास होगा कि नहीं। दूसरा, एक और बात
सो मोटो और अदालती बेंचेस बनाने के ऊपर वफाकी काबीना ने कानून साजी करने का फैसला कर लिया। एक बात तो यह है कि सो मोटो उनको आईनी इख्तियार देता है। सो मोटो के हवाले से सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला कर चुकी है कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस ले सकते हैं, और फिर उसके बाद बेंच बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये सिर्फ थोड़े से इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी तरफ से अपनी इलेक्शन कैंपेन को, अदरवाइज इनके हाथ में कोई गेम नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि खबर है क्या। खबर यह है कि ये जो तड़ियां बड़कें, ये सारी परेशानियां हैं, उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया कि कुछ इनसे संभल नहीं रहा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डॉलर का रेट है वो पहुंच गया 236 रुपए के ऊपर, और अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अब ये 238 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है, जिसका मतलब यह है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल बिल्कुल बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान इत्तलात ये हैं कि नून लीग ने एक कराची के बिजनेसमैन के जरिए, या बिजनेसमैन इन दोनों की सालिसी करवाना चाहते हैं, और उसके अलावा नून लीग की ख्वाहिश यह है कि वो तहरीके इंसाफ से भी बात करने को तैयार है, और उसका ख्याल यह है कि कुछ ताकतवर हल्के, कुछ मुक्तदर कुव्वतों को साइड पे रख के सिर्फ सियासी जमातें बात करें। अच्छा, एक लिहाज से मेरे ख्याल से ठीक है, सियासी जमातों को खुद से मामला तय करने चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं किसी की बातचीत करने से आप उसकी बात मान लेंगे या नून लीग की आप बात मान लेंगे। असद उमर साहब को बताया, इतलात मिल रही है कि जिम्मेदारी शायद इस हवाले से कोई मुलाकातों की या दीगर चीजें हो रही हैं। तो आप कराची वाले जो बिजनेसमैन हैं उनके मुतालिक मैं आपको बता दूं, वो शख्सियत शायद सियासी तौर पर इतने लोगों के करीब नहीं है। वो गैर सियासी जो मुल्क की ताकतें हैं या जो ताकतवर लोग हैं उनके नुमाइंदे के तौर पे हैं। और जब खान साहब यहां से अपना लॉन्ग मार्च खत्म करके गए थे तो उनको यकीन दहानियां करवाने वाले में वो बिजनेसमैन कराची की शख्सियत शामिल थी। अब ये सूरत हाल है। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी कोर कमेटी का इजलास आज बुला लिया है। कुछ फैसले किए गए हैं, मैं आपको पहले से बता देता हूं। पहला फैसला यह है कि सिप्तैन खान, जिनको पार्लिमानी पार्टी का सरबराह तहरीक इंसाफ ने पंजाब के अंदर मुकर्रर किया था, उनको स्पीकर पंजाब असेंबली के तौर पे लाया गया। पहले खबर आई थी कि महमूद रशीद साहब का नाम फाइनल हो गया है। अब चौधरी परवेज इलाही साहब की और खान साहब की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर सिप्तैन खान का नाम फाइनल किया गया है, और खान साहब कल लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, और लाहौर आने के बाद वो ये डिसीजन अपनी पार्टी के साथ डिस्कस करके फाइनल कर लेंगे। आज 10 बजे उनका कौम से खिताब भी है, और ये जो मैंने ट्विटर के ऊपर लिखा भी, एक तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा, उमर दराज गोंदल जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यही वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने वहां पे ये लिखा कि आपको शहबाज शरीफ को सुनते हुए नजर नहीं आ रहा होगा कि ये वजीर आजम की तकरीर है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। 10 बजे इमरान खान का खिताब है और वहां पे आपको वो झलक नजर आएगी। अब जो कोर कमेटी का इजलास है, आज ये फवाद चौधरी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ज्यादा बढ़के ना मारें, ये जब हम चाहेंगे तो पंजाब हुकूमत क्या, विफाकी जो हुकूमत है उसको गिराने के हवाले से हमने फैसला करना है। और ये मैं आपको जब इलेक्शन हुआ था उस दिन से कह रहा हूं कि अब मुल्क के फैसले इन्होंने नहीं करने, अब मुल्क के फैसले इमरान खान के पास आ चुके हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान है सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पे। खान साहब ने एक और जो आज अच्छी बातें की हैं वो भी साथ बतानी आपको जरूरी है कि उन्होंने चौधरी परवेज लाई को कहा कि सुबह पंजाब में फौरी तौर पर जो सेहत कार्ड है, एहसास प्रोग्राम है और पनाहगाहों का हमारा जो प्रोग्राम है उसको रिज्यूम किया जाए और उनके हवाले से किया जाए। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ की नाअहली के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में एक तो बस हुकूमत गिने चुने दिन हैं, ये जितने दिन रह लें नुकसान अपना ही करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और रुकने असेंबली भी हैं। रुकने असेंबली से याद आया, आज एक खबर ब्रेक करवाई गई है और खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर करने का फैसला किया हुकूमत ने। बहुत अच्छी बात है, इस्तीफे कबूल किए जाने चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन होगा, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट करेगी, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा वाली स्टेट के ऊपर वो कौमी असम्बली में नहीं गए, सीटें वो जीत लेंगे लेकिन कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे, तो आप ये जो हुकूमत करना आपके लिए 1 घंटा भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। अब ये जो इंदलीब अब्बास साहिबा हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की है और उस पिटीशन के अंदर यह कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने अहम मुल्की राज एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ के सामने रखे हैं, और हुसैन नवाज और सलमान शहबाज भी बतौर मुजरिम अहम सिफारती मुलाकातों में शामिल हैं, इसलिए उनको फौरी तौर पे नाअहल किया जाए। अब ये वो सिचुएशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर सारी सूरत हाल है। लेकिन आपको एक और खबर बता दूं, ये अपनी तरफ से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज ने आज एक खबर ब्रेक की और खबर ये है जी, नवाज शरीफ कबल वक्त इंतखाबात चाहते हैं। ये मैंने आपको काफी दिनों से बता रहा हूं, ये सेफ एग्जिट चाहते हैं। सेफ एग्जिट या फेस सेविंग का मतलब ये है कि जाएं सही लेकिन एक हीरो बना दें, और वो हीरो कौन हो? वो हीरो नवाज शरीफ हो कि देखें नवाज शरीफ तो पहले दिन से नहीं चाहते थे, ये तो शहबाज शरीफ की गलतियां हैं, तो देखो अब नवाज शरीफ खुद आ गए हैं तो मसला हल हो जाएगा। ये दोनों एक ही हैं।
शहबाज शरीफ की मंजूरी किसने वजीर आजम की दी? नवाज शरीफ ने दी। काबीना के नाम किसने फाइनल किए? नवाज शरीफ ने किए। ऑन पेज हैं, लेकिन अब लोगों को अगर आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं तो बेवकूफ़ नहीं। मसलन आज उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर कहा जी हम रूस से गंदम की खरीदारी करने जा रहे हैं, मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा ये नहीं बिकेगा। वो जो रूस से खरीदने वाला था, जो तेल खरीदने वाला था, जो गंदम खरीदने वाला था, जो गैस खरीदने वाला था, उसको इसी बात की तो सजा दी गई है जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको इक़्तिदार से निकाला गया। तो आपको ये कम अज़ कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।